हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। आज हम कवर करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के लास्ट टॉपिक को, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में और वेन होफ फैक्टर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। आज की इस वीडियो से शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ से खास करके इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो आप सभी इस टॉपिक को बड़े ध्यान से सुनेंगे और हर एक क्वेश्चंस को, हर एक फॉर्मूले को बहुत ध्यान से अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ हम बाद में कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और लास्ट में आपकी प्रैक्टिस शीट भी दी जाएगी, जिसके अंदर आपको खुद से प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस को देखना है। तो चलिए आज मैं आपको पहले बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स को जो है कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी असल में होती क्या है। उसके बाद हम कवर करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के टाइप, जिसमें 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ रहे होंगे। जिसमें सबसे पहला आ जाएगा RLVP यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसके बाद आ जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक एबनॉर्मल मोलर मास, जिसको वेन होफ फैक्टर भी कहा जाता है, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक की और जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज असल में होती क्या है। तो बच्चों सबसे पहले आपको बस एक बात याद रखनी है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज उनको कहा जाता है जो किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। मैंने इस चीज़ को हाईलाइट भी कर रखा है, तो आप सभी को याद रखना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी सॉल्यूशन की जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। किस पर डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो कई बार वहाँ पर एक ऑप्शन दिया होता है नेचर ऑफ सोल्यूट, और बच्चे उसको गलती से मार्क भी कराते हैं। तो याद रखना आपको, नेचर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि किस चीज़ पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बच्चों 4 टाइप की होती हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं वो मैंने आपको बताया था अभी। सबसे पहली आ जाएगी इसमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो हम 1 बाय 1 करके डिस्कस कर रहे होंगे। और सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है बच्चों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर का कम हो जाना। अब सबसे पहली चीज़ आप याद करिए, जब हमने रोड्स का नियम पढ़ा था तो हमने वहाँ पर एक टॉपिक को पढ़ा था वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, सोल्यूट एंड लिक्विड सॉल्यूशन। यानी कि जब आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड को एक वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर डाला था, तब क्या हुआ था? वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ था। वही सेम टॉपिक को उठाकर यहाँ पर रखा गया है और इसमें भी यही बात कही गई कि जब आप क्या करेंगे, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। चलिए इसको मानकर चलते हैं कि मान लीजिए आपके पास में एक प्योर लिक्विड है और आप देख रहे होंगे इस प्योर लिक्विड के अंदर केवल इसी के पार्टिकल्स हैं, और इन पार्टिकल्स की वजह से आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो वेपर बनी है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनी है, यानी कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो हाई है। तो हम मानकर चलेंगे कि किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर जो वेपर प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। लेकिन जब मैं इसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर क्या करूँगा, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दूंगा। जो ये रेड कलर के पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, इनको हम मानकर चलेंगे कि ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो जब मैं किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करूंगा, तो आप सब ध्यान रखेंगे कि जो वेपर प्रेशर है बच्चों वो क्या हो जाता है? वो डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मानकर चलते हैं कि जब हम सॉल्वेंट की बात कर रहे थे, तो सॉल्वेंट का जो प्रेशर था प्योर फॉर्म के अंदर वो था कितना? P0A। ये वेपर प्रेशर है ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। लेकिन जब हमने इसमें सोल्यूट ऐड कर दिया, तो सोल्यूट को ऐड करने से जो वेपर प्रेशर कम हुआ वो कितना हो गया? वो PA हो गया। यानी कि ये वेपर प्रेशर है किस चीज़ का? इस इम्प्योर सॉल्यूशन का। तो अब इसमें कितना डिफरेंस आया, उस डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। यानी कि हम इसमें कह देंगे P0A माइनस PA।
ठीक है, यानी कि कितना डिफरेंस आया पहले के कंपैरिजन में, वेपर प्रेशर कितना कम हुआ है, उसको बोलते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन इस पूरे चीज़ का मतलब क्या है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। किसके रिलेशन में कम हुआ, वो कम हुआ है किसके, प्योर सोलवेंट के रिलेशन में। तो कंप्लीट फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, यानी कि वो सोलवेंट के कंपैरिजन में कम हुआ है। तो ये हो गया आपका इसमें लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन कम हुआ कैसे, कम हुआ है बेटा एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करने के बाद, यानी कि जब आपने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को इसमें ऐड किया जिसके मोल फ्रैक्शन को हमने क्या माना हुआ है, एक्स बी माना हुआ है, उसके कंपैरिजन में जो है वेपर प्रेशर कम हुआ है। तो इससे क्या फॉर्मूला बना, एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी टोटल अपॉन पी नॉट ए। ये आपका जो है RLVP का फॉर्मूला यहाँ पर आ गया। मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ। जो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर हुआ है उसका जो फॉर्मूला है यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। पी नॉट ए क्या है बच्चों, यहाँ पर पी नॉट ए का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट। पी ए का मतलब क्या है, पी ए का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ इम्प्योर सॉल्यूशन, ठीक है, इम्प्योर सॉल्यूशन। और एक्स बी का मतलब बच्चों क्या है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये कितना होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं इस फॉर्मूले को ओपन करता हूं और हम इस बात को मानकर चलते हैं कि जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो सोलवेंट से कम होते हैं, तो हम यहाँ पर आप जानते हैं कि हम डिनोमिनेटर से क्या कर देंगे, सोल्यूट को नेग्लेक्ट कर देते हैं और आपके पास क्या फॉर्मूला बचेगा यहाँ पर, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई गिवन मास ऑफ सोलवेंट और मोलर मास ऑफ सोलवेंट। यानी कि मेरे पास जो ओवरऑल फॉर्मूला आ जाएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वो क्या होगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट गिवन मास ऑफ सोलवेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सोलवेंट। तो बच्चों ये फॉर्मूला जो है ये RLVP का फॉर्मूला होता है जो कि ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में जो है यूज़ होता है। तो आई थिंक इसको आप समझ गए होंगे। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है वो डिक्रीज किस वजह से होता है, किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सोलवेंट के अंदर ऐड करने पर होता है। नेक्स्ट है इसके बाद बच्चों एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीमेंट, यानी कि जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ेगा, बस आपको एक ही चीज़ दिमाग में अपनी रखनी है कि हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर जितना भी जो केस होगा, चाहे वो वेपर प्रेशर का घटना हो, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना हो या फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना हो, वो सब केवल और केवल सोल्यूट पार्टिकल्स पर ही डिपेंड करेगा। तो याद रखेंगे बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो एलिवेशन आता है वो एलिवेशन किस वजह से आता है, वो आता है जब किसी भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को आप किसी सोलवेंट के अंदर ऐड करते हैं तो याद रखेंगे उसका वेपर प्रेशर तो घट जाता है लेकिन उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने प्योर वाटर के अंदर क्या कर दिया, NaCl को ऐड कर दिया, तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हो सकता है कि वो NaCl को ऐड करने पर थोड़ा सा इंक्रीज होकर 110 डिग्री के आसपास चला जाए। तो यानी कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को अगर प्योर सोलवेंट में ऐड करा जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट असल में होता क्या है बच्चों, ये एक टेम्परेचर है जो कब क्या होता है, जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का जब वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, यानी कि जो वेपर प्रेशर है जब वो इक्वल हो जाता है किसके, एक्सटर्नल प्रेशर के, तो उस टेम्परेचर पर जो लिक्विड रखा होता है उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट कब होगा, जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं किसी वोलेटाइल सोलवेंट के अंदर। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या माना हुआ, वोलेटाइल सोलवेंट को जब हम इक्विलिब्रियम में रखते हैं और किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर
सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है। अब आप याद रखेंगे एक चीज़ को कि जो प्योर सॉल्वेंट था मेरे पास उसका बॉइलिंग पॉइंट हम मानकर चलते हैं TB0, यानी कि ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करने पर जो इंक्रीमेंट हुआ है उसको हमने मान लिया TB, यानी कि ये बॉइलिंग पॉइंट है किसका, इम्प्योर सॉल्यूशन का। अब ज़्यादा वैल्यू कौन सी होगी इसमें, TB की वैल्यू ज़्यादा हो क्योंकि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बड़ा है पहले कंपैरिजन में। तो हम अगर यहाँ पे एलिवेशन निकालते हैं तो एलिवेशन को हम लिखते हैं डेल्टा TB से, इसको कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम ज़्यादा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे, यानी कि TB माइनस TB0 क्या कहलाएगा, आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब ये एलिवेशन हुआ कैसे है, एलिवेशन हुआ है बेटा सोल्यूट को ऐड करने से, ठीक है, सोल्यूट को ऐड करने से। तो याद रखेंगे आप, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के, किसके, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, जिसकी यूनिट हमने क्या पढ़ी थी, मोल पर केजी पढ़ी थी। आप ये भी जानते होंगे जब हम किसी प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आ जाती है और वो कांस्टेंट टर्म कौन सी होगी, KB होगी। अब KB को बच्चों क्या बोलते हैं, KB को कहा जाता है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो KB की वैल्यू याद रखना, ये KB एक कांस्टेंट होता है जिसकी यूनिट क्या होती है, KB की यूनिट होती है बच्चों केल्विन किलोग्राम पर मोल या डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल, जो है वो KB की यूनिट होती है। हालांकि अगर आप एक भी याद कर लेंगे केल्विन किलोग्राम पर मोल तब भी आपके लिए काफ़ी रहेगा। तो हमने क्या पढ़ा कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला आया है वो कितना आया है, डेल्टा TB = KB × M। अब आपको अगर याद हो तो हमने मोलैलिटी के बारे में पढ़ा था। मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला था, मोलैलिटी का फॉर्मूला था बेटा गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट इन ग्राम। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो ये आपके पास ओवरऑल फॉर्मूला आ गया किसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला। ठीक, ये आपको याद हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं इसके ग्राफ पर। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ भी आप सब बच्चों को याद रखना है। कैसे भाई, ग्राफ जो बनेगा वो टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के लिए बनेगा। मान लेते हैं कि हम इस पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर है वो कांस्टेंट है, कितना है, 1 atm है। ये जो पॉइंट है, जो टेम्परेचर वाली लाइन है, इस टेम्परेचर पर ये जो TB0 पॉइंट हमने मार्क किया है इसका क्या मतलब है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और ये है सॉल्वेंट की वो लाइन जो कि रिप्रेजेंट कर रही है किसको, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को। जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ और इंक्रीज होने के बाद अब वो पहुंच गया इस पॉइंट पर जिसको हमने क्या माना हुआ है, TB माना हुआ है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इम्प्योर सॉल्यूशन। तो यहाँ से आज तक जो बदलाव हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन बोलते हैं, जिसको डेल्टा TB से रिप्रेजेंट कर रखा है। यानी कि जो ये एरिया यहाँ पर बना है वो किसका एरिया है, डेल्टा TB का एरिया बना है। और ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ब्लू कलर की वो बता रही है आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जिसमें इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें आगे और एक क्वेश्चन को देखते हैं जो कि एलिवेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है, किसका, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपको फाइंड करना है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमने बच्चों क्या माना हुआ था, TB माना हुआ था। क्या माना हुआ था, TB माना हुआ था, यानी कि आपको TB फाइंड करना है। और क्या क्या आपको गिवन है, आपको कहा गया कि जो सोल्यूट का मास है यानी कि जो ग्लूकोज का मास है वो 0.520 ग्राम है और उसको 80.2 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व किया गया, यानी कि ये सोलवेंट का वेट हो गया। KB की वैल्यू गिवन कर रखी है आपको 0.52 केल्विन पर मोल, केल्विन पर मोल, ये आपकी इसमें वैल्यू होगी। ग्लूकोज का मोलर मास जब आप निकालेंगे फॉर्मूले से तो वो आता है 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल। एलिवेशन का क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, डेल्टा TB = KB गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट इन ग्राम। सारी वैल्यूज हमने जब यहाँ पर पुट करी, KB की वैल्यू को,
सोल्यूट के मास को 1000, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज और सोलवेंट का वेट। तो सोल्व करने के बाद आपके पास जो एलिवेशन आया बॉइलिंग पॉइंट में वो कितना आया, 0.019 केल्विन का आया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे केवल टीवी की वैल्यू चाहिए। तो टीबी का निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर टीबी नॉट प्लस डेल्टा टीबी कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एलिवेशन है वो बराबर होता है किसके, टीबी माइनस टीबी नोट के। तो टीबी नोट को जब उठाकर आप इधर लाओगे प्लस में आ जाएगा, और आप यहाँ से टीबी की वैल्यू जब निकालेंगे तो टीबी नोट कितना है 373 केल्विन, यानी कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है 373 केल्विन। उसमें आप ऐड कर देंगे 0.019 को, यानी कि जो एलिवेशन हुआ है, तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना हो जाएगा 373.019 केल्विन आ जाएगा। समझ में आया होगा सबको। अब चलते हैं आगे। ये है हमारी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसको बच्चों हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। कम होने के पीछे फिर वही कारण है। कारण क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, यानी कि जब हम किसी चीज़ में सोल्यूट को ऐड करते हैं, प्योर सॉल्वेंट में जब हम सोल्यूट को ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। अब फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा तो याद रखेंगे इसको हम बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मानकर चलते हैं कि जो आपके पास प्योर सॉल्वेंट था उसका फ्रीजिंग पॉइंट TF नॉट था, ठीक है, इसको हमने मान लिया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और किसी भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करने के बाद जो डिक्रीमेंट हुआ उसको हमने मान लिया TF, और इसको हमने बोल दिया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो कितना डिप्रेशन हुआ अगर ये हमें निकालना है तो लिखेंगे डेल्टा TF इक्वल्स टू, अब बड़ी वैल्यू कौन सी होगी इसमें, TF नोट। तो यहाँ पर कर देंगे आप TF नोट माइनस TF, और ये आपको शो करेगा क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को शो करेगा। अब हम उसमें भी सेम बात करते हैं कि जो डेल्टा TF है, यानी कि जो डिप्रेशन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, वो हुआ है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल की वजह से, यानी कि मोलैलिटी की वजह से। तो हम लिख लेंगे डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू M, और प्रोपोर्शनल को हटाने पर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। वो कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पर, वो होगा केवल KF इंटू M। KF को बच्चों याद रखना आप सब, हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। फिर से अगर हम मोलैलिटी का फॉर्मूला इसमें पुट करते हैं तो आपके पास जो ओवरऑल फॉर्मूला आ जाएगा वो होगा डेल्टा TF इक्वल्स टू KF गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 इन ग्राम। ठीक है, ये आपके पास एक फॉर्मूला इसमें आ जाएगा। ग्राफ की हम बात करें तो फिर से हम ग्राफ बनाएंगे टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के लिए, और सेम बात को मानकर चलेंगे कि यहाँ पर जो टेम्परेचर वाली लाइन है यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि शो करता है किसको, TF नोट को, मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को। जैसे ही हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया, फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ, और कम होने के बाद कितना हो गया, TF हो चुका है। कितना हो चुका है, TF। तो यानी कि जो ये लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जिसमें बदलाव जो आया वो कितना है, डेल्टा TF का, जिसको हमने डिप्रेशन का नाम दिया है। यानी कि जो ये ग्राफ है ये बता रहा है आपको कि क्या फ्रीजिंग पॉइंट कितना उसमें डिप्रेशन हुआ है। और अगर आप B पॉइंट से नीचे आते हैं तो ये बताएगा आपको फ्रोजन सोलवेंट के बारे में, कि जब सोलवेंट फ्रीज हो जाता है तब ये उस पॉइंट को शो करता है। तो ये ग्राफ भी आपको इसमें याद कर लेना है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर बेस्ड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी है, और इसको आप क्वेश्चन को जरूर से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है आपको मास पता करना है किसी कंपाउंड का जिसका मोलर मास 256 ग्राम पर मोल है, यानी कि W2 आपको निकालना है, M2 की वैल्यू आपको गिवन है। 75 ग्राम बेंजीन के अंदर उसको डाला गया है, यानी कि सोलवेंट का वेट आपके पास 75 है, और इसकी वजह से जो डिप्रेशन हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट में वो 0.48 केल्विन का हुआ, यानी कि डेल्टा TF आपको गिवन है। KF की वैल्यू जो होती है वाटर के लिए या सॉरी बेंजीन के लिए वो कितनी होती है, 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल, यानी कि KF की यूनिट भी सेम होती है KB की तरह ही। तो ये हमने यूनिट रख दी। उसके बाद डेल्टा TF का फॉर्मूला यहाँ पे रखा गया, ठीक, और फॉर्मूले में सारी वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.8 ग्राम। कितना आ जाएगा, 1.8 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग
पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, मीन्स आपको निकालना है TF की वैल्यू, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कब निकालना है? जब 31 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल को, यानी कि सोल्यूट को, 31 ग्राम सोल्यूट को, इथाइलिन ग्लाइकोल जो कि आपके पास है, उसको 500 ग्राम ऑफ वाटर यानी कि सोलवेंट में डाला गया, और इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास आप फॉर्मूले से जब निकालेंगे तो 62 ग्राम पर मोल आएगा। KF की वैल्यू वाटर के लिए 1.86 यहाँ पर दी गई है, और आप डेल्टा TF के फॉर्मूले में जब सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो कितना होगा? 1.86 केल्विन होगा। लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फिर से फॉर्मूला यूज करते हैं डेल्टा TF का, जो कि होता है TF नॉट माइनस TF। हमें निकालना है TF को, तो माइनस TF नॉट को उठाकर हम ले जाएंगे दूसरी साइड पर। 273 जो है वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो 273 में से जो डिप्रेशन आया है उसको माइनस कर देंगे आप यहाँ पर, और बचेगा आपके पास में 271.4 केल्विन, यानी कि ये फ्रीजिंग पॉइंट है इसका सॉल्यूशन का। नेक्स्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है बच्चों, उसका नाम है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑस्मोसिस असल में होता क्या है। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन ये कहती है कि जब एक प्योर सॉल्वेंट and its solution with a non-volatile solute are separated with a semi-permeable membrane यानी कि SPM, then the solvent particle pass through the membrane from solvent side to the solution side. This phenomena is called osmosis। यानी कि आपके पास एक बड़ा सा कंटेनर है, ये इस कंटेनर में एक तरफ हमने फिल किया हुआ है प्योर सॉल्वेंट, यानी कि यहाँ तक भरा हुआ है इसके अंदर बेटा क्या? प्योर सॉल्वेंट, यानी कि आप प्योर वाटर भी मान सकते हैं इसको सॉल्वेंट की तरह। और इस तरफ जो भरा हुआ है वो है इम्प्योर सॉल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया? इसके अंदर हमने ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और ये हो चुका है इम्प्योर। क्या हो चुका है? इम्प्योर। और इन दोनों सॉल्यूशन को हमने सेपरेट किया हुआ है एक SPM के थ्रू। SPM मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो कि एक छलनी की तरह काम करती है। अब हम मानकर चलेंगे जो प्योर सॉल्वेंट है बच्चों, उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर हाई है, ठीक है, यानी कि वहाँ पर सब प्योर पार्टिकल है। तो जब इस तरफ का जो सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट का जो सॉल्यूशन है, वो इम्प्योर सॉल्यूशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि जो प्योर सॉल्वेंट है वो भी इम्प्योर होना स्टार्ट कर देगा SPM के थ्रू जाकर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस, ठीक है। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है फिर? तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब बच्चों हम यहाँ पर समझेंगे। देखो, सबसे पहले आपको मैंने समझा दिया कि जब कोई प्योर सॉल्वेंट इम्प्योर सॉल्यूशन की तरफ जाता है थ्रू द SPM, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर हम उसको बोलते हैं जो प्योर सॉल्वेंट के फ्लो को रोकता है किस साइड जाने पर? सॉल्यूशन साइड जाने पर। लेकिन रोकेगा कैसे? तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर एक साइड पर भरा हुआ है प्योर सॉल्वेंट, एक साइड पर भरा हुआ है इम्प्योर सॉल्यूशन, और इसको सेपरेट किया गया है किससे? एक SPM के थ्रू सेपरेट किया गया है। तो हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों साइड पर फिलहाल एक प्रेशर काम कर रहा है जो कि एक्सटर्नल प्रेशर है, या जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ एक बार। इसको हम मानकर चलेंगे कि ये जो प्रेशर इसके ऊपर लगा हुआ है कौन सा प्रेशर है? ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि PATM, ठीक है। और इसमें ऑस्मोसिस की प्रक्रिया चल रही है और प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन साइड पे जा रहा है। लेकिन अगर वो कोई प्रेशर हम इस पर एक्स्ट्रा लगा दें, किस साइड पर? सॉल्यूशन साइड पर अगर हम एक एक्सटर्नल प्रेशर भी लगा दें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ, और ये सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाए, यानी कि अब ना तो सॉल्वेंट इस साइड जा रहा है ना सॉल्यूशन इस साइड पे आ रहा है, तो इस सॉल्वेंट के फ्लो को अगर कोई रोक सकता है तो उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। द मिनिमम प्रेशर दैट स्टॉप्स द ऑस्मोसिस प्रोसेस या स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और बच्चों याद रखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर, यानी कि
जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। कंसंट्रेशन जितनी हाई होगी ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होता है। जब आप प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा क्या, और याद रखेंगे ये ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है और कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। इसमें लिखा भी हुआ है देखो, इट रिप्रेजेंटेड बाय पाई एंड इट ऑल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, यानी कि कंसंट्रेशन और टेम्परेचर इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है कौन, ऑस्मोटिक प्रेशर। जब आप प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे यहाँ से तो ये आप याद रखेंगे यहाँ पर आएगा एक कांस्टेंट आर सी टी, या इसको आप कह सकते हैं पाई इक्वल्स टू CRT। अब ये R जो है बच्चों, इस R को कहते हैं हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है आपकी 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये किसके लिए है, ये है गैसेज के लिए। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लिक्विड। तो लिक्विड में याद रखना R की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जो मैंने आपको ऊपर लिख के भी दी है। ठीक है, ये किसके लिए, ये लिक्विड के लिए होती है, क्योंकि हम लिक्विड के बारे में तो बात कर रहे हैं। तो आप याद रखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले को, कि ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है पाई इक्वल्स टू CRT। C मतलब क्या होता है, C मतलब होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब बच्चों मोलैरिटी को बोलते हैं कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आप सब जानते होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू R इनटू T। तो इसको आप आगे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, आप सबको मोलैरिटी का फॉर्मूला याद होगा जरूर। अब एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसमें कहा गया है आउट ऑफ 1 मोलर ग्लूकोज एंड 2 मोलर ग्लूकोज, यानी कि आपके पास दो सॉल्यूशन हैं, एक की मोलरिटी 1 m है, दूसरे की मोलरिटी 2 m है। इसने कहा है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा और क्यों होगा। तो आप सबसे पहले याद रखेंगे जिसकी कंसंट्रेशन हाई उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। दोबारा सुन लीजिए, जिसमें कंसंट्रेशन सोल्यूट की हाई होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, यानी कि जिसकी कंसंट्रेशन 2 m है वो होगा कि क्या, उसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर हाई होगा। ये बात आप याद रखेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, जिसकी कंसंट्रेशन हाई होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो 2 m वाला जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड बिकम्स मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक नई प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब तक हमने क्या पढ़ा कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो कि अगर सॉल्यूशन साइड पे लगाया जाए तो वो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को स्टॉप कर देता है, यानी कि उसको रोक देता है। तो लेकिन अगर हम ये कहकर चलें कि हमने एक प्रेशर अप्लाई किया सॉल्यूशन साइड पर जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा है, तो उसने पूछा है कि तब क्या होगा अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर को अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन साइड पर। तो याद रखेंगे जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई प्रेशर को अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन साइड पर तो अब इम्प्योर सॉल्यूशन SPM के थ्रू कहाँ आना स्टार्ट हो जाएगा, प्योर सॉल्यूशन में या प्योर सॉल्वेंट में आना स्टार्ट हो जाएगा। और इस प्रक्रिया को बच्चों क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, जिसको हम सिंपल शॉर्ट फॉर्म में RO भी कहते हैं। आपके घरों में सब में जो है आपने RO देखा होगा और RO की प्रक्रिया भी आप जानते होंगे। RO का काम क्या होता है, RO का काम होता है एक इम्प्योर लिक्विड को या इम्प्योर वाटर को प्योरीफाई करना, और उसके अंदर भी क्या होती है, SPM लगी होती है। और वो SPM क्या करती है, केवल और केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल को एंट्री देती है, जबकि सॉल्यूट के पार्टिकल को वो रोक देती है। यानी कि मान कर चलिए आप कि अगर आप क्या करते हैं सॉल्यूशन साइड पर एक प्रेशर को अप्लाई करते हैं और ये जो प्रेशर आपने इसमें एक्सटर्नल प्रेशर लगाया है ये ज़्यादा होता है किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो SPM के थ्रू जो होगा वो इम्प्योर सॉल्यूशन आना स्टार्ट होगा किस साइड पर, प्योर साइड पर, और फ्रेश वाटर में इसको कन्वर्ट कर देगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस या RO सिस्टम। और याद रखना ये प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर या डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में काम आती है, यानी कि जो समुद्र का खारा पानी होता है उसको प्योरीफाई करने में इसी RO प्रोसेस का यूज़ किया जाता है या रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके बाद में 3 तरह के सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक,
आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो बच्चों हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है? हाइपरटोनिक का मतलब होता है, मानकर चलिए आपके पास एक सेल है, ये कोई सेल है और इस सेल को हमने वाटर के अंदर डाला हुआ है, ठीक है, इस सेल को हमने वाटर के अंदर डाला हुआ है और हम ये कह रहे हैं कि जो सेल है, सेल के बाहर वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, ठीक है, कंसंट्रेशन हाई है। तो हाई कंसंट्रेशन अगर है तो वाटर जो है वो सेल के अंदर जाना स्टार्ट होगा, क्योंकि इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। किसी लिक्विड का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। तो अगर सेल के अंदर पानी कम है और सेल के बाहर पानी ज़्यादा है तो सेल के अंदर पानी जाना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को बोलते हैं बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, या इसने कहा हायर सोल्यूट आउटसाइड, हायर वाटर इनसाइड। तो इसको तो बोलेंगे हम क्या? हाइपरटोनिक। यानी कि मैंने पहले आपको हाइपरटोनिक बता दिया। हाइपरटोनिक का मतलब जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा हो, हायर वाटर आउटसाइड, यानी कि पानी की मात्रा बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो सेल पानी को एब्जॉर्ब करेगी और कैसी हो जाएगी? स्वेल अप हो जाएगी, यानी कि फूल जाएगी। इससे क्या होगा? जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसको हाइपोटोनिक कहेंगे। लेकिन अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि सेल के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा, यानी कि कंसंट्रेशन हाई है, तो सेल के अंदर से पानी जो है वो बाहर आना स्टार्ट होगा, जिससे कि सेल जो होगी वो श्रिंक हो जाएगी, यानी कि सिकुड़ जाएगी। ऐसे ही लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि सेल के अंदर भी पानी की मात्रा उतनी ही है जितनी सेल के बाहर है, तो याद रखेंगे ना तो सेल के अंदर पानी जाएगा ना सेल के बाहर पानी आएगा, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, जहाँ पर कोई भी नेट मूवमेंट पानी का नहीं होगा। तो याद रखेंगे इन तीनों तरह के सॉल्यूशन को, हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक क्या होता है। दोबारा फिर समझ लीजिए, हाइपोटोनिक का मतलब है जब सेल के बाहर कंसंट्रेशन पानी की ज़्यादा हो, सेल के अंदर कम है। जैसे कि हम रात को क्या करते हैं? मुनक्का भिगोते हैं पानी के अंदर, तो मुनक्का के अंदर पानी जाना स्टार्ट होता है क्योंकि पानी बाहर ज़्यादा है, सेल के अंदर कम है, और मुनक्का स्वेल अप हो जाती है पानी को एब्जॉर्ब करके, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो मैं अपनी फिंगर को बहुत लंबे समय तक सोल्ट वाटर में रखता हूँ तो मेरी बॉडी के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा है, ठीक, जबकि सेल के बाहर पानी कम है। तो इससे क्या होगा? इस सेल से पानी बाहर आना स्टार्ट होगा और जो ये सेल्स होंगी वो श्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। इसको बोलते हैं हम हाइपरटोनिक कंडीशन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर सेल के ना तो बाहर पानी जाए न सेल के अंदर पानी आए, यानी कि कोई मूवमेंट ना हो वाटर का, तो उसको बोलते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसके बाद बच्चों आता है यहाँ पर अगला टॉपिक जिसको हम कहते हैं वेंट होफ फैक्टर या एबनॉर्मल मोलर मास। इसका एक और भी नाम है डेविएशन इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर डेविएशन का आना या कम ज़्यादा होना। और इस कंडीशन में या एबनॉर्मल मोलर मास में, यानी कि मैं एबनॉर्मल क्यों कह रहा हूँ कि जो मोलर मास है वो जो नॉर्मल मोलर मास होता है उससे या तो ज़्यादा मास आ जाए या उससे कम मास हो जाए, इसको बोलते हैं एबनॉर्मेलिटी। लेकिन एबनॉर्मेलिटी आती कब है? दो कंडीशंस में आती है बच्चों। पहला, अगर सोल्यूट के जो पार्टिकल है, सोल्यूट के जो पार्टिकल आपने सॉल्यूशन में डाले, मतलब किसी सॉल्वेंट में डाले हैं, और वो सॉल्यूट के अंदर जाने के बाद या तो एसोसिएट हो गए यानी कि आपस में जुड़ गए, या वो सोल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट में डालने के बाद डिसोसिएट हो गए। इन दोनों कंडीशन में क्या आता है? एक एबनॉर्मलिटी आती है मोलर मास में। क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं, मान लो आपने पानी के अंदर दो सोल्यूट पार्टिकल डाले और वो पानी के अंदर जाने पर जुड़कर एक बन गए, तो हम तो जो कैलकुलेशन करेंगे अपनी वो किसके हिसाब से करेंगे? किसके हिसाब से करेंगे कि हमने दो पार्टिकल उसमें डाले हैं, लेकिन वो आंसर क्या है? वो एक पार्टिकल बन चुका है, तो इसको बोलते हैं एसोसिएशन। लेकिन अगर मैंने दो पार्टिकल पानी में डाले हैं और वो पानी में जाने के बाद टूटकर कितने बन जाएं? चार बन जाएं, तो मैं कैलकुलेशन किसके हिसाब से कर रहा हूँ? दो पार्टिकल के हिसाब से करूँगा, लेकिन वो कितने पार्टिकल है? टोटल चार पार्टिकल हैं, तो इसको बोलते हैं डिसोसिएशन कंडीशन। और इससे एबनॉर्मेलिटी आती है किसके अंदर? मोलर मास के अंदर। तो यहाँ पर कहा गया कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है, इनिशियल पर भी और फाइनल पार्टिकल पर भी डिपेंड करती है। यानी कि जो फाइनल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स पर। अगर हम इन दोनों को जो है
डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो यहाँ पर आता है फाइनल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन इनिशियल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। और आई को ही बच्चों कहा जाता है वेंट होफ फैक्टर। क्या बोलते हैं, वेंट होफ फैक्टर, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि जो आई का फॉर्मूला है वो एक और भी होता है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये भी एक आई का फॉर्मूला है। या आप कह सकते हैं कि फाइनल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन इनिशियल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला है इसका, जो आप कह सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिफोर डिसोसिएशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आफ्टर डिसोसिएशन। हालांकि इतना ही आप याद कर लेंगे और आप याद रखेंगे कि जो आई है, आई को हम क्या कहते हैं, वेंट होफ फैक्टर बोलते हैं। अब याद रखना, जब किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में डेविएशन आता है यानी कि एबनॉर्मेलिटी आती है, तो उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में आपको हमेशा याद रखने की आई की मल्टीप्लाई आपको करनी है। तो ये जो है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वेंट होफ फैक्टर के साथ में आएंगी, यानी कि आई की वैल्यू के साथ में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ वेंट होफ फैक्टर। अब मैंने बताया आपको दो एप्लीकेशंस होती हैं, पहला एसोसिएशन, दूसरा डिसोसिएशन। तो हम पहले केस को लेकर चलते हैं जिसमें सोल्यूट पार्टिकल का एसोसिएशन हुआ है, यानी कि वो आपस में ऐड हुए हैं। और आई क्या था, आई था आपका फाइनल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। तो याद रखना, एसोसिएशन की कंडीशन के लिए जो आई की वैल्यू होती है वो होती है 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास था एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड के मेरे पास में दो मोलिक्यूल थे, और मैंने इसको पानी में डाला, और पानी में डालने के बाद जो एसिटिक एसिड है उसका केवल एक मोलिक्यूल बन गया, यानी कि यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर हो चुका है एसोसिएशन। तो मैंने इसमें मान के चला कि जो इसके पार्टिकल थे यहाँ पर वो कितने थे, वो थे 1, यानी कि इनिशियल कंडीशन थी। यहाँ पर जब टाइम 0 था तो ये 1 था, और इस साइड पर 0 था। लेकिन कुछ टाइम के बाद एसिटिक एसिड का अल्फा पार्टिकल टूट गया, यानी कि इसमें से अल्फा पार्टिकल ब्रेक डाउन हुए, और ब्रेक डाउन होने के बाद उन्होंने क्या बनाया, इसका भी आधा बनाया, यानी कि अल्फा बाई एन बनाया। इसको बोलते हैं एसोसिएशन। मैंने 10 पार्टिकल डाले, उस 10 में से जो है, मैं ऐसे मान के चलो कि आपके पास एक वैल्यू थी 100, उस 100 वैल्यू में से 50 ब्रेक डाउन हो गए, यानी कि कितने हो गए, 50 ब्रेक डाउन हो गए। लेकिन वो 50 जाकर सोलवेंट के अंदर जाकर जुड़ गए, और कितने बनाए उन्होंने, 25 बनाए। तो इससे फॉर्मूला बना मेरे पास 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन, इसको बोलते हैं एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है बेटा इसमें डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब होता है किसी भी पार्टिकल का टूट जाना, यानी कि सेम कंडीशन अगर मैं मान के चलूँ, और सेम कंडीशन अगर हम बोलें कि एसिटिक एसिड था एक पार्टिकल मेरे पास, लेकिन जब मैंने इसको सोलवेंट में डाला, सोलवेंट में डालने के बाद ये दो हिस्सों में ब्रेक डाउन हुआ, एसीटेट के आयन में और हाइड्रोजन के आयन में। मैं मानकर चल रहा था कि इसमें से 1 माइनस एल्फा ब्रेक डाउन हुआ है, लेकिन इस साइड पर जो बना है वो कितना बना है, वो बना है इसमें एन अल्फा इंटू एन अल्फा, ठीक है, एन अल्फा इंटू एन अल्फा, यानी कि इसके डबल बने हैं, जितना टूटा है उसके डबल बने हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो वेंट होफ फैक्टर की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1 माइनस एल्फा प्लस एन अल्फा। इसको बोलते हैं हम डिसोसिएशन का केस। तो याद रखेंगे, वेंट होफ फैक्टर की जो वैल्यू है एसोसिएशन के लिए वो 1 से कम होती है, और डिसोसिएशन के लिए वो 1 से ज़्यादा होती है। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर हो जाएगा, इसको आप सब जो है याद कर लेंगे, ठीक है। अब आपको याद क्या क्या चीज़ें रखनी है, सबसे पहले आपको याद रखनी है वेंट होफ फैक्टर की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो वेंट होफ फैक्टर का फॉर्मूला आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएशन में वेंट होफ फैक्टर की वैल्यू 1 से कम रहेगी, फॉर्मूला रहेगा 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन। डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, और फॉर्मूला होगा 1 माइनस एल्फा प्लस एन अल्फा, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको इसमें याद रख के चलनी है। कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको कहा गया कि आपको कैलकुलेट करना है मास, किसका मास, NaCl का मास।
जिसको मैं WB से रिप्रेजेंट करता हूँ। और मोलर मास मुझे जो है गिवन किया गया है इसका कितना 58.5 ग्राम पर मोल, और इसको डिज़ोल्व किया गया 37.2 ग्राम ऑफ वाटर में, यानी कि WA की वैल्यू दी गई है 37.2 ग्राम। और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट के जो अंदर डिप्रेशन आया है वो कितना आया है, डेल्टा TF की वैल्यू 2 डिग्री सेल्सियस इसमें डिप्रेशन आया है। NaCl जो है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो चुका है, तो यानी कि अगर NaCl को मैं वाटर के अंदर डालूंगा तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ब्रेकडाउन होगा, यानी कि NaCl की वैल्यू मेरे पास पहले 1 थी, लेकिन मुझे मिले कितने हैं, मुझे मिले हैं 2 पार्टिकल। तो हम क्या लिखेंगे 2/1, यानी कि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर I की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 2। तो आप क्या करेंगे, डेल्टा TF का फॉर्मूला इसमें रखेंगे। डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होगा, KF इंटू WB/MB मल्टीप्लाई WA अपॉन 1000। ठीक है, सारी वैल्यूज आप इसमें रख के इसका आंसर जो है कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई साथ में इसमें आपको I की भी करके चलनी है। मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो है अलग लिख कर दिखा देता हूँ। आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करके अपना आंसर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्या रखना है आपको, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट 1000 अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू वेंट ऑफ फैक्टर। ये फॉर्मूला आप इसमें यूज़ करेंगे जहाँ पर I की वैल्यू 2 है, गिवन मास आपको निकालना है इसमें से, डेल्टा TF की वैल्यू 2 डिग्री सेल्सियस है, मोलर मास 58 मोलर मास आप जो है यहाँ से NaCl का दिया गया आपको 58.5 और सॉल्वेंट का वेट आपको दिया गया 37.2। सारी वैल्यूज रख के आप इसका आंसर निकालेंगे खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि आपके पास 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड है, यानी कि WB की वैल्यू आपको 3.9 ग्राम दी गई है। 49 ग्राम ऑफ वाटर में इसको ऐड किया गया, यानी कि सोलवेंट का वेट आपके पास 49 ग्राम है। और डिप्रेशन जो आया इसके बाद, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर आया हुआ है 1.62 केल्विन का। वेंट ऑफ फैक्टर ही आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि I की वैल्यू आपको निकालनी है, और या तो वो एसोसिएट हुआ होगा या वो डिसोसिएट हुआ होगा। मोलर मास जो आपको दिया गया है बेंजोइक एसिड का, यानी कि जो MB की वैल्यू है वो 122 ग्राम पर मोल है, और जो KF की वैल्यू आपको दी गई है वो है 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो बच्चों डेल्टा TF का फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर से वही हम, ये आ जाएगा आपके पास WB/MB मल्टीप्लाई 1000 अपॉन WA इंटू KF मल्टीप्लाई बाई I। अब आपको केवल I ही इसमें से निकालना है, बाकी सारी वैल्यूज आपको गिवन है, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप कैलकुलेट करके देखेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को बच्चों हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं TF। क्या बोलते हैं, TF। जबकि आपके पास 3 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड दिया गया है, यानी कि WB की वैल्यू कितनी है, 3 ग्राम है, और इसका जो मोलर मास आपको दिया गया है, यानी कि जो MB की वैल्यू आपको दी गई है, वो MB की वैल्यू कितनी है, वो है 100 ग्राम। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया भाई, इसमें MB की जो वैल्यू आपको गिवन कर रखी है वो कितनी है, 111 ग्राम पर मोल, और जो सॉल्वेंट का वेट है वो है 100 ग्राम। फिर से इसने वही बात की है कि जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुका है, कौन, कैल्शियम क्लोराइड। तो बच्चों जब कैल्शियम क्लोराइड कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, यानी कि टोटल आपको 3 आयन्स मिलेंगे। तो यहाँ पर जो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। KF की वैल्यु आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, फिर से आप वही सेम फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB/MB मल्टीप्लाई 1000 अपॉन WA इंटू I। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके आप सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, इसमें डेल्टा TF की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, डेल्टा TF की वैल्यू। जब आपके पास डेल्टा TF आ जाएगा, उसके बाद आपको करना क्या है,
आपको डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला इसमें यूज करना है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। डेल्टा टी एफ आपको यहाँ से मिल जाएगा, टी एफ नॉट की वैल्यू होती है 273, कितनी होती है 273। तो इस वैल्यू में से आप इस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपके पास टी एफ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। इसको भी आपको खुद से जो है करके देखना है। ये कुछ वर्कशीट है, यानी कि 3 क्वेश्चन मैंने आपको वो दिए खुद से करने के लिए, 4 क्वेश्चन इस वर्कशीट के अंदर, टोटल 7 क्वेश्चंस आपको खुद से सोल्व करने हैं। इनका मैं हिंट नहीं दूंगा, इनको आपको खुद से ट्राई करना है। उन 3 क्वेश्चन का मैंने आपको हिंट दे दिया है, आप इनको खुद से सोल्व करके देखेंगे। अगर आपको तब भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम से मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में जो है ज़रूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा और बच्चों तक भी जो है पहुंच सके। कोई भी डाउट अगर आपको आता है, किसी तरह का सजेशन आपको देना है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे इस लेक्चर की जो पीपीटी है, और उसी में से आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी जहाँ पर आपको खुद से उसको सोल्व करके देखना है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।